जय हिंद दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत अपनी खुद की अंडर वाटर टेस्ट और ट्रैकिंग रेंज को विकसित करेगा। कोचिन शिपयार्ड अब तीसरे ड्राई डॉक को पूरा करने वाली है, जो कि जून 2024 से ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए किया जाएगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 105 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसके तहत यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन इंडियन आर्म फोर्सेस को उन्हें सप्लाई करनी है। इसके अलावा लेजर बीम राइडिंग मिसाइल के लिए 254 करोड़ रुपए का ऑर्डर उन्हें मिला है, जिसे कि बीडीएल फ्रांस के साथ मिलकर तैयार करती है। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब अंडर वाटर टेस्ट और ट्रैकिंग रेंज को तैयार करेगी, जिसका इस्तेमाल टॉर्पीडो और जो दूसरे अंडर वाटर वेपन्स हैं उनके परीक्षण के लिए किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए भारतीय नौसेना ने एक सूटेबल लोकेशन की भी पहचान की है, जिसमें कि ये जो टेस्ट रेंज है वो ईस्ट कोस्ट में होगी भारत के। कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना इसके लिए रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत कर रही है, ताकि वो इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर सके। बता दें कि ये शोर और ऑफ शोर फैसिलिटी होगी, जहां पर ये जो टेस्टिंग है वो वास्तविक वातावरण में होगी, और ये टेस्टिंग ये सुनिश्चित करेगी कि हथियार कितने प्रभावी हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने अभी हाल ही में 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स की सप्लाई भारतीय सेना को की है, और अब कई और देशों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने इस ग्रेनेड को खरीदने पर अपना विचार व्यक्त किया है। बता दें कि ये जो ग्रेनेड्स हैं वो काफी एडवांस हैं, जो कि सेफ्टी फीचर्स के साथ आते हैं, और ये डुअल मोड क्षमता वाले ग्रेनेड्स हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी मिल चुका है इन मल्टी मोड ग्रेनेड्स के एक्सपोर्ट के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ अब एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को तैयार करने वाला है। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने घोषणा की थी कि उन्होंने 402 किलोमीटर रेंज वाली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। अब एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को वो तैयार कर रहे हैं, और ये 1 टन वाली मिसाइल होगी, जो कि सॉलिड बूस्टर के बिना आएगी, और इसे पायलॉन से बाहर निकलना होगा, जिसकी वजह से 300 किलोग्राम का वजन और कम हो जाएगा। ऐसा करके भारतीय वायुसेना किसी भी फाइटर जेट से इनका इस्तेमाल कर सकती है। डीआरडीओ पहले से ही 2 वेरिएंट्स इनके बना चुका है, जिसमें कि लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है और एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जो कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल पर ही आधारित है। और ये जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, इसमें थोड़े अलग एयरफ्रेम होंगे, जो कि एयर लॉन्च के लिए अनुकूलित किए गए हैं। डीआरडीओ का कहना है कि ये जो ALCM है, उसकी जो स्पीड है वो 0.7 मैक होगी, और इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी। मिसाइल एक टर्मिनल सीकर से भी लैस होगी, जो कि इसकी सटीकता को और बढ़ाएगी। कहा जा रहा है कि अगले कुछ सालों में ALCM यानी कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ जो बड़े प्रस्ताव हैं उनको सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने वाली है, जिसमें कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 156% लाइट अटैक हेलीकॉप्टर, 97 तेजस फाइटर जेट शामिल हैं। बता दें कि इनमें कुल 1.4 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। DAC 30 नवंबर को होने वाली जो बैठक है, उसमें इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए खरीद प्रक्रिया की पहली मंजूरी दे सकती है, और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हो जाने के बाद इन तीनों सौदों को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, खबरें आ रही है कि भारत इजराइल निर्मित एंटी ड्रोन सिस्टम्स को खरीदेगा पाकिस्तानी ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए। गृह मंत्रालय ने BSF को पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन से निपटने के लिए इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने पर विचार किया है। दरअसल पाकिस्तान के द्वारा जो ये ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, उनमें भारी मात्रा में ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद की तस्करी हो रही है। भारत सरकार ऐसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए 2 अलग अलग इजरायली कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत केवल इजराइल से खरीद रहा है, बल्कि भारत घरेलू निर्माताओं से भी एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा काफी बड़ी है। बता दें कि पाकिस्तान जो चाइना के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो काफी अच्छी क्वालिटी वाले बन चुके हैं, क्योंकि ये जो ड्रोन है वो तस्करी करने में माहिर हो चुके हैं। ये भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है और काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं, यानी कि पुराने मॉडलों की तुलना में ये काफी लंबी दूरी तक पहुंच सकते हैं। भारत सरकार बढ़ते हुए ड्रोन खतरों से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें कि घरेलू रूप से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करना शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने कहा है कि वो कलवरी क्लास की जो पनडुब्बियां हैं, उनमें स्वदेशी जो सामग्री है उसे बढ़ाने के प्रयासों को तेज कर रहा है। वर्तमान में केवल 32% जो है इसमें स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब इसको 60% तक ले जाया जाएगा। इस बारे में MDL के निदेशक ने बताया कि कई महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्वदेशीकरण किया जा रहा है, ताकि पनडुब्बी निर्माण में भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ सके, और इसके अलावा विदेशी आयात पर भी निर्भरता कम हो सके। MDL के वित्त निदेशक ने बताया कि 165 जो उपकरण है, यानी कि जो प्रमुख उपकरण है, उसमें से 30 पहले ही सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण की प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं, जिसमें कि कॉम्बैट सिस्टम, अटैक पेरिस्कोप, सर्च ऑप्ट्रॉनिक्स मास्ट, सोनार और नेविगेशन इक्विपमेंट्स के अलावा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और एसेंशियल HP एयर कंप्रेसर शामिल है। इन महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का सफल
स्वदेशीकरण भारत की पनडुब्बी निर्माण उद्योग की क्षमताओं को आगे बढ़ाएगा। दरअसल कलवरी क्लास की पनडुब्बियों की स्वदेशीकरण की जो सामग्री है वो बढ़ाना काफी रणनीतिक महत्व भी रखता है, ताकि भारत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लिए बाहरी स्रोतों पर अपनी निर्भरता को कम कर सके और अपनी समुद्री रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। राजौरी में ऑपरेशनल सोलकी में 2 पैरा एसएफ के जो जवान थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इस ऑपरेशन में 2 पैरा एसएफ के जो जवान थे वो वीर गति को प्राप्त। दरअसल वे उस छोटी गुफा के पास जाने की कोशिश कर रहे थे जहां पर ये आतंकी छिपे थे। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को ड्रोन से फायर की जाने वाली अल्ट्रा लाइट प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि इन जवानों की जान बचा सकते थे। दरअसल भारतीय सेना काउंटर टेररिज्म अभियानों के लिए यूएवी को खरीद रही है, लेकिन ये प्रक्रिया काफी धीमी बनी हुई है। सेना ने ऐसे ड्रोन्स को शामिल करना तो शुरू कर दिया है जो कि असॉल्ट राइफलों या फिर ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइलों से लैस हो सकते हैं। इसके साथ ही इनमें एमुनेशन को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हाल के ऑपरेशन में आतंकवादियों को मार गिराने के लिए शायद इनका इस्तेमाल किया गया हो। सीटी ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल से कई फायदे हो सकते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और टोही मिशनों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल सटीक गाइडेड मिसाइलों से आतंकियों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे कई कारण मिले हैं जिनकी वजह से भारतीय सेना ने सीटी ऑपरेशंस में ड्रोन को अपनाने की जो प्रक्रिया है उसे धीमा रखा, जिसका कारण यह भी हो सकता है कि सेना ड्रोन की कीमतों को लेकर चिंतित है। दूसरा कारण यह है कि सेना ड्रोन के प्रशिक्षण और रखरखाव को लेकर भी चिंतित रही है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद भी भारतीय सेना को सीटी ऑपरेशंस में ड्रोन के महत्व को काफ़ी अच्छे से भी पहचाना है और सेना ने अधिक से अधिक ड्रोन खरीदने शुरू कर दिए ताकि प्रभावी ढंग से इनका इस्तेमाल किया जा सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बड़ा खुलासा हुआ है राजौरी एनकाउंटर को लेकर, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जवान हैं वो आतंकी बनकर घुसपैठ कर रहे हैं। इस बारे में खुद नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसे आतंकियों की पहचान करी जो कि रिटायर्ड फौजी थे और पाकिस्तान को यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी भर्ती नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो अब अपने रिटायर्ड फौजियों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी प्राथमिकता इन विदेशी आतंकियों को जड़ से खत्म करने की है। सेना इसके लिए ऑपरेशन क्लीन चला रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा के खिलाफ अपील को स्वीकार कर लिया है। मौत की सजा के खिलाफ भारत की ओर से अपील दायर भी की गई थी। सभी को पिछले महीने जासूसी के एक कथित मामले में सजा तक सुना दी गई थी। बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि फैसला अभी गोपनीय बना हुआ है। मामला अभी फिलहाल कतर की कानूनी प्रक्रिया में है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल अफगान दूतावास ने तालिबान शासन के द्वारा संसाधनों की कमी और अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने में विफलता का हवाला दिया है, जिसकी वजह से 1 नवंबर को इसे बंद करने की घोषणा कर दी गई। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।